अश्वत्थामा हतहती। पड़ोस वाले घर में बेरी बेरी होने के बाद से ही मन उखड़ा उखड़ा सा रहने लगा था। पड़ोसी के साथ कोई खास रिश्ता था ऐसा भी नहीं, और रिश्ता होने की कोई उम्मीद भी नहीं थी। पर बेरी बेरी के साथ रिश्ता जुड़ते कितनी देर लगती है। जो लापरवाह बीमारी किसी अनजाने मुल्क से चलकर यहां तक पहुंच गई, उसके लिए बस थोड़ा सा और सफर करना कौन सा मुश्किल काम है। कुछ दिनों से तबीयत भी कुछ गिरी गिरी सी महसूस होने लगी। मन के अंदर खुद से ही बातें शुरू हो गई कि देख भाई अश्विनी, तू ठीक नहीं कर रहा है, वक्त रहते किसी वॉक्टर को दिखा ले। आखिर मन की सलाह माननी ही पड़ी। डॉक्टर के पास गया, और वो भी मशहूर गजन डॉक्टर के पास। हमारे इलाके में डॉक्टर और वैद्य का मतलब बस उन्हीं को समझा जाता है। उन्होंने कई तरह से जांच की, नब्ज गिनी और ब्लड प्रेशर नापा और स्टेथोस्कोप लगाया। आखिर में अपनी उंगलियों से सीने की अलग अलग जगहों को बजाकर देखने लगे, जैसे कोई वाद्य यंत्र बजा रहे हों। जब बजाना खत्म हुआ तो बोले कि और कुछ नहीं, बस आपका हार्ट डायलेट कर गया है। आप क्या कह रहे हैं गजन बाबू? मेरी तो सिट्ट पिट्टी ही गुम हो गई। वे एकदम गंभीर हो गए और पूछा कि क्या कभी बेरी बेरी हुई थी? मैंने डरते डरते बताया कि हाँ हुई थी, पर पड़ोस वाले घर में। डॉक्टर से बीमारी छिपाकर कोई फायदा नहीं है। वे बोले कि मैंने बिल्कुल सही पकड़ा था, ये उसी बेरी बेरी का आफ्टर इफेक्ट है। मैंने बड़े बेबस होकर पूछा कि तो अब क्या होगा, क्या मैं अब नहीं बचूंगा? वे बोले कि मामला थोड़ा पेचीदा है, संगीन केस है, ऐसी हालत में किसी भी पल हार्ट फेल हो सकता है। क्या कह रहे हैं गजन बाबू? नहीं, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा, आपको मुझे बचाना ही होगा। मैंने बड़े करुण स्वर में कहा कि चाहे जैसे भी हो, बस मुझे बचा लीजिए। मैं नहीं बचा तो मुझे देखेगा कौन? मेरा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। मैंने 5 रुपए की फीस उनके हाथ में थमा दी। गजन डॉक्टर बोले कि अच्छा, कोशिश करके देखते हैं। मैं आपको एक डिजिटलिस का मिक्सचर लिख रहा हूं, इसे नियम से खाइएगा और अगर ठीक होना होगा तो इसी से होगा। मैंने 5 रुपए और उनके हाथ में ठूंस दिए और कहा कि तो फिर इसकी कई बोतलें बना दीजिए, मैं इसे हर वक्त पीता रहूंगा। वे बोले कि नहीं, हर वक्त नहीं, बस दिन में 3 बार, और कहीं हवा पानी बदलने के लिए बाहर चले जाइए। पश्चिम की तरफ चले जाए तो अच्छा होगा। वहां जाकर और कुछ नहीं, बस एकदम कंप्लीट रेस्ट। जान बचाने के लिए इंसान किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है। मैंने कहा कि ठीक है, मैं चला जाता हूं। डाल्टनगंज में मेरा घर है, मैं वहीं जाऊंगा। डॉक्टर ने फिर ताकीद की कि कंप्लीट रेस्ट समझे ना, चलना फिरना या घूमना या दौड़ भाग या कोई मेहनत का काम बिल्कुल नहीं। कुछ भी किया तो समझो गए, जिसे हार्ट फेल कहते हैं वो पलक झपकते ही काम तमाम कर देगा। समझे ना अश्विनी बाबू? अश्विनी बाबू यानी कि मैं अपनी रग रग से समझ गया था। डॉक्टर को दिखाने से पहले भी समझ गया था और बाद में भी। जिस दिन पड़ोस में बेरी बेरी शुरू हुई थी, उसी दिन जान गया था कि अब जिंदगी खतरे में है। फिर भी मैंने गजेन बाबू को भरोसा दिलाया कि बिल्कुल मेहनत न करने के लिए जो भी मेहनत करनी पड़ेगी वो मैं करूंगा, आप बेफिक्र रहिए। अब से आलसी बनने के लिए मेरी पूरी कोशिश रहेगी। इतना कहकर मैं यानी अश्विनी बाबू वहां से विदा हो गया। मेरे मामा लोग डाल्टनगंज में रहते हैं, वहां उनके खेत खलिहान है। अच्छी खासी सरकारी नौकरी छोड़कर उन्होंने जमीन जायदाद खरीदी और खेती बाड़ी में लग गए। बेरोजगारी की समस्या सुलझाने का ख्याल मामा लोगों के मन में बचपन से ही था, पर नौकरी की वजह से कर नहीं पा रहे थे। अब नौकरी करने वाला इंसान भला बेरोजगार कैसे रह सकता है? जब समस्या ही नहीं होगी तो समाधान किसका करेंगे? बहुत दिनों तक मन मसोस कर रहने के बाद आखिर उन्होंने नौकरी छोड़ ही दी। उसके बाद ये खेती बाड़ी शुरू हुई। कोलकाता के बाजारों में उनकी सब्जियां बिकने आती हैं। सरकारी नौकरी के रौब में मैंने कई लोगों को गर्व करते देखा है, पर सब्जियों पर गर्व करने वाले बस मेरे मामा लोग ही हैं। एकदम एक छत्र व्यापार है उनका, बहुत दिनों से सुन रखा था और देखने की इच्छा भी थी। अब इस बीमारी के बहाने मौका मिल गया और डाल्टनगंज भी जाना हो गया, और मामा का घर भी और हवा पानी बदलना भी, और क्या पता उनके सब्जियों के साम्राज्य को आंखों से देखूं और जुबान से चख भी सकूं। मामा लोग मुझे देखकर खुश हो गए। बड़े मामा बोले कि बहुत बढ़िया हुआ जो तुम आ गए, अब कुछ दिन यही रहो। मैंने उनके पैर छूते हुए कहा कि रहूंगा क्यों नहीं, और आखिर हवा पानी बदलने के लिए ही तो आया हूं। मंजले मामा बोले कि आए हो तो अच्छा ही किया, और अब जाकर परवल का कुछ इंतजाम हुआ। छोटे मामा ने भी हाँ में हाँ मिलाई कि हाँ, एक बड़ी चिंता बनी हुई थी, पर चलो अच्छा ही हुआ। तीनों मामा एक साथ गर्दन हिलाने लगे। मैं समझ गया कि मामा के बेटों में से किसी का भारी बोझ अब मेरे ही कंधों पर आने वाला है।
शायद उनकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी लेनी पड़े। वैसे बच्चों को पढ़ाना कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं है कि हार्ट फेल ही हो जाए। बस कोई भारी मेहनत वाला काम ना हो तो सब ठीक है। मैंने अभी से तय कर लिया कि ट्यूशन के वे सारे हिस्से जिनमें पसीना निकलता है उन्हें किनारे ही रखूंगा, जैसे सबक सुनना या गलती होने पर उसे सुधारने की कोशिश करना, और अगर गलती न सुधरे तो उसे डंडे से पीटना, और महीना खत्म होते ही जान लगाकर अपनी सैलरी वसूलना। इन सब से मैं दूर ही रहूंगा। हाँ, सावधानी तो पूरी रखूंगा ताकि किसी का कान मरोड़ने की मेहनत भी ना करनी पड़े। बल्कि अगर पटल पढ़ाई में चोरी करे या कड़कड़ाती धूप में उसका डंडा गुल्ली खेलने का मन करे तो मेरा पूरा सपोर्ट उसी की तरफ रहेगा। भाईचारे का प्यार अपनी जगह पर जान से प्यारा ये पटल नहीं हो सकता, फिर चाहे वो ममेरा पटल हो या मौसेरा पटल। ममेरे भाइयों से मुलाकात होने में देर नहीं लगी। कुल जमा 3 आफत के पुतले थे। मैंने गिना कि सिर के हिसाब से 3 ही हैं। अब इनमें से पटल कौन है ये तो आजमा कर ही पता चलेगा। मैंने बातचीत शुरू की कि तुम्हारा नाम क्या है खोका। वो बोला कि राम ठनाठन। क्या? परिचय के शुरू में ही मेरी सिटपिट्टी गुम हो गई। तभी दूसरे ने बिना पूछे ही जवाब दिया कि हमार नाम भटूरीदास हो। मेरा तो दम ही घुटने लगा। बंगाली बच्चों के ये कैसे नाम है भाई? इतने अजीब और टेढ़े मेढ़े। बंगालियों की ऐसी बदनामी क्यों है? बड़े मामा ने बात साफ की कि जिस देश में रहना है वहां के दस्तूर तो मानने ही होंगे ना, वरना बड़े होकर ये यहाँ के 10 लोगों के साथ मिल बैठकर कैसे खाएंगे और खुद को कैसे ढालेंगे। मंझले मामा बोले कि ये सब बेटा डाल्टनी नाम है और जैसा देश वैसा भेष। छोटे मामा ने बताया कि यहाँ के लोग बंगालियों से बहुत डरते हैं। हम यहाँ बिजनेस करने आए हैं, कोई जंग लड़ने तो नहीं, इसीलिए बंगालियों वाले खतरनाक नाम छोड़कर यहाँ के सीधे सादे नाम रखे हैं। तीसरे से सवाल करने में अब मुझे डर लग रहा था कि तुम ही पटल हो क्या? लड़के ने एक झटका दिया और बोला कि ओ, हमार नाम गिधौड़ हो। हार्ट फेल का एक तगड़ा झटका बस बाल बाल बचा। मैंने जेब से शीशी निकाली और झट से एक डोज डिजिटलिस गटक ली और पूछा कि तो फिर पटल किसका नाम है? तीनों ने सिर हिला दिया कि जान ही ना। तो उनमें से एक ने मुझसे ही पूछ लिया कि तुम्हारा नाम क्या है जी? मेरा नाम मैं हकलाते हुए बोला कि मेरा नाम शिवराम ठनाठन। जैसा देश वैसा भेष। डाल्टनगंज के हिसाब से मुझे अपने नाम का एक हिंदी वर्जन निकालना ही पड़ा। भटूरीदास आगे बढ़ा और मेरे हाथ से शीशी झपट ली कि सिरप है क्या? मैंने तीनों बोतलें उनके हाथों में थमा दी। मंझले मामा ने लेबल पर नजर डाली और बोले कि सिरप नहीं है, विजलिस है, खाओ मत, ताक के ऊपर रख दो। भटूरीदास ने राम ठनाठन को समझाया कि कुछ समझा, इसी से डीजल लालटेन बनती है। इसी दवाई से बड़े मामा बोले कि शिबू तुम कल शाम से गाड़ी में बैठे हो और भूख जरूर लगी होगी, पहले कुछ खा पी लो। त्रयंबक ओझा को आवाज दी गई। मेरी हैरान नजरों को देखकर छोटे मामा बोले कि तुम्हारे नाना के साथ मामी लोग तीर्थ यात्रा पर गई हैं, इसीलिए कुछ दिनों के लिए काम चलाने के लिए इस महाराज को रखा गया है। 23 चपाती और कुछ सब्जी लेकर महाराज हाजिर हुए। 3 चपातियां, या यूं कहे कि 3 चपत सहते सहते ही जिसकी जान निकल जाए उसके बाद मैं और कुछ नहीं निकल सका। मामा लोग हंसने लगे। मजबूरन शर्म के मारे मैंने 2.5 चपाती किसी तरह गले के नीचे उतारी, खींचतान कर और धक्का दे देकर अंदर भेजी। मामा जोर से हंसे कि तुम्हारी तो चिड़िया जैसी खुराक है भाई। मैंने कहा कि खा तो सकता था पर डॉक्टर ने मेहनत करने से मना किया है ना। हाथ मुंह धोकर जब लौटा तो देखा कि मेरी बची हुई 17.5 चपातियां राम ठनाठन से लेकर गिधौड़ तक पलक झपकते ही साफ कर चुके हैं। इस नजारे को देखना भी किसी मेहनत से कम नहीं था और मुझे तुरंत एक डोज और डिजिटलिस लेनी पड़ी। बड़े मामा बोले कि चलो थोड़ा बाहर घुमाते हैं, नए शहर में आए हो तो जगह तो देखोगे ही, और वे मुझे खींचते हुए बाहर ले चले। मजबूरन बाहर निकलना ही पड़ा। हालांकि डॉक्टर के मुताबिक मुझे आराम की सख्त जरूरत थी, एकदम कंप्लीट रेस्ट। पर मामा लोगों के शब्दकोश में रेस्ट नाम की कोई चीज ही नहीं है। आलस तो उनकी आंखों का कांटा है। वे ना तो खुद खाली बैठेंगे और न ही किसी और को बैठने देंगे। पूरा डाल्टनगंज घुमा और ऐसी ऐसी जगह देखी जिन्हें देखने की मुझे कभी कोई जरूरत ही नहीं थी। 3.5 घंटे में हम पूरे 11 मील नाप चुके थे। हर कदम पर लगता था कि बस अब हार्ट फेल हुआ कि तब हुआ, पर किसी तरह खुद को संभाल लेता था। कैसे कर पाता था ये मुझे खुद भी समझ नहीं आता था। घर लौटकर अब 42 चपातियों का सामना करना था। मेरी डाइट को चिड़िया जैसी मानकर मुझे सबसे कम हिस्सा दिया गया था। बाद में खाऊंगा ये कहकर मैंने मौका पाकर उन रोटियों को छत पर फेंक दिया। थोड़ी देर बाद जाकर देखा तो वहां एक टुकड़ा भी नहीं था।
तो क्या मेरी खुराक वाकई चिड़िया जैसी ही है? खाने के बाद सोने की तैयारी कर ही रहा था कि बड़े मामा बोले कि चलो हमारे खेत खलिहान देखाओ। छोटे मामा ने टोक दिया कि दोपहर में सोना सेहत के लिए खराब है, बहुत ही खराब, इससे शरीर टूट जाता है। मैंने कहा कि आज रहने दीजिए, कल देख लूंगा, पर वे कहाँ मानने वाले थे। बोले कि तो चलो देहात चलकर गन्ने का रस पीते हैं। क्या तुमने कभी गन्ने के खेत देखे हैं? गन्ने के रस का लालच तो था, पर मैंने पूछ लिया कि कहीं बहुत दूर तो नहीं है ना? अरे दूर कैसा, पास ही तो है, बस 2 कदम। अब उनके कितने कदम में 1 मील होता है ये मुझे नहीं पता था, पर हम पूरे 14 मील पैदल चल चुके थे। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था, फिर भी वही सुनाई देता रहा कि बस पास ही है और समझो पहुंच ही गए। मैंने तो जान की उम्मीद ही छोड़ दी थी। मामा लोगों के पल्ले पड़कर जान बचाना कितना मुश्किल है, इसके सबूत रामायण और महाभारत में भरे पड़े हैं। 2 मील और चलने के बाद देहात आया। गन्ने का रस पीकर मेरा शरीर जवाब दे गया। मेरी हालत देखकर शायद मामा लोगों को तरस आ गया और देहाती रास्ते से गुजरते हुए एक इक्के को उन्होंने किराए पर ले लिया। इक्के पर मैं कभी नहीं चढ़ा था, पर चढ़ने के बाद लगा कि इससे तो पैदल चलना ही बेहतर था। इक्के के झटके ऐसे थे कि हर पल मैं आसमान की तरफ उछल रहा था। इस सफर में अब तक अगर बचा रहा तो इस धक्के में तो पक्का निकल जाऊंगा। सज्ञान इक्का प्राप्ति में अब देर नहीं है, ये मुझे साफ समझ आ गया था। घर लौटते लौटते रात हो गई। इक्के में जितनी देर बैठा रहा उसका 2/3 समय मैं हवा में ही था, ये पक्का कह सकता हूं। पर उसी हवावाई सफर की वजह से पूरे बदन में जबरदस्त दर्द था। ऐसा लग रहा था कि हड्डियां और पसलियां टूटकर चूर चूर हो गई हैं। 23 चपातियों में से 3.25 किसी तरह पेट में डाली और लेट गया। कहीं रामलीला हो रही थी और मामा लोग उसे देखने चले गए। उन्होंने मुझे साथ चलने के लिए खूब मनाया और बार बार भरोसा दिलाया कि बस 1 कदम की दूरी है, पर मैं सोने का नाटक करके पड़ा रहा। डाल्टनी भाषा में 1 कदम का मतलब 21 मील होता है, ये मैं अब अच्छी तरह समझ चुका था। अलग से कोई बिस्तर नहीं था, तो एक ही बड़े बिस्तर पर उन तीनों लड़कों के साथ लेटना पड़ा। थोड़ी ही देर में समझ आ गया कि मैं वाकई सौरमंडल में ही रह रहा हूं। मेरे आसपास के वे तीनों लड़के किसी ग्रह की तरह थे। उनकी कक्षा बदलने में कोई कमी नहीं थी। जहां एक का सिर देखता था, थोड़ी देर बाद वहां उसके पैर होते थे। कुछ देर बाद न सिर दिखता था न पैर, और फिर अचानक किसी अंग के साथ मेरी जोरदार टक्कर होती थी। नींद खुल जाती और मैं अपनी चोट सहलाने लगता, पर उन लड़कों की नींद में रत्ती भर भी खलल नहीं पड़ता था। नींद में भी जैसे वे गोल गोल घूम रहे थे। अगर मैं भी उनके साथ घूम पाता तो शायद तालमेल बना रहता और टकराने की नौबत कम आती। पर मुश्किल ये थी कि अगर घूमता तो नींद उड़ जाती और अगर सोता तो घूमना भूल जाता। उन लड़कों को पैरों से बॉक्सिंग करने की भी अच्छी आदत थी और वे नॉट टू हिट बिलो द बेल्ट वाला रूल भी नहीं मानते थे। मैं अपनी नाक और दांतों को बहुत बचाकर रख रहा था, क्योंकि डर था कि उनके धक्के से कहीं ये शरीर से अलग ना हो जाए। नींद की तो ऐसी तैसी हो चुकी थी। सोचा कि अब इस बिस्तर की चौकीदारी छोड़कर नीचे जमीन पर जमींदार बनकर सो जाता हूं। हथेली पर जान लेकर इस तरह नहीं सोया जाता भाई, मेरे बस का नहीं है ये सब। उधर रात के 2 बज रहे थे। मैं नीचे सोने की तैयारी में ही था कि तभी बाहर मामा लोगों का शोर सुनाई दिया। रामलीला देखकर 2:30 बजे लौट रहे थे। मजबूरी में मुझे जमीन से बिस्तर पर फिर से प्रमोशन लेना पड़ा। मामा लोगों ने मुझे नींद से जगाया, मतलब उन्हें लगा कि उन्होंने जगाया है। फिर पूरे 2 घंटे रामलीला की बातें चली। हनुमान जी की उछलकूद से तीनों मामा बहुत खुश थे और मुझे वो सब सुनना पड़ा। नींद से पलकें झपक रही थी और मैं बस हुआ कर रहा था। अचानक एक मामा ने सवाल दाग दिया कि हनुमान के पिता कौन थे जानते हो शिवराम? नींद के झोंके में मुझे इतिहास ठीक से याद नहीं आ रहा था। अगर हनुमान बंदर होते तो मैं मामा लोगों का नाम ले लेता, पर इस हालत में किसका नाम लूं? मैंने हिचकते हुए कहा कि शायद जामवान। बड़े मामा बोले पागल। मंझले मामा बोले कि जो हम सांस के जरिए अंदर खींचते हैं वही। ओ, अब समझा। अचानक मेरी बुद्धि खुल गई और मैंने झट से कह दिया कि अच्छा, समझ गया, यानी वो सब बीमारियों के कीटाणु। बड़े मामा फिर बोले पागल। मंझले मामा ने भी मुझे डांट दिया कि नहीं नहीं, वो सब नहीं है और कीटाणु विटाणु कुछ नहीं। कीटाणु नहीं तो क्या है? मेरा तो ख्याल था कि यही सब जीव हमारी सांसों के जरिए अंदर बाहर आते जाते रहते हैं। मैंने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा। छोटे मामा बोले कि नहीं, ये पवनदेव है, साक्षात पवनदेव को मैं अपनी सांसों में खींच रहा हूं। ये सोचते सोचते न जाने कब सो गया या शायद सोया ही नहीं।
तभी बड़े मामा ने मुझे झकझोर कर उठाया। उठो उठो, 4 बज गए हैं और सुबह होने वाली है। हाथ मुंह धो लो और चलो बाहर निकलते हैं। हम सब रोज मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं और तुम भी हमारे साथ चलोगे? मंझले मामा बोले कि खासकर तब जब तुम हवा पानी बदलने आए हो। आखिर इसीलिए तो आए हो ना। छोटे मामा ने भी सुर मिलाया कि डाल्टनगंज की हवा ही तो असली चीज है। हवा खाने आए और हवा ही नहीं खाई तो फिर खाया क्या? आंखों पर पानी के छींटे मारकर मामा लोगों के साथ निकल पड़ा। 7.5 मील पैदल चलने के बाद बड़े मामा ने अपने हाथ फैलाकर दूर तक इशारा किया। ये सब हमारी जमीन है। जहां तक नजर जाती है बस जमीन ही जमीन दिखती है। मंझले मामा बोले कि इस बार जो आलू हुए थे काश तुम देख पाते। परवल भी इस बार बहुत होंगे। छोटे मामा ने गर्दन हिलाते हुए कहा कि हम सब खुद ही करते हैं और नौकर चाकर की मदद नहीं लेते। स्वावलंबन से बढ़कर क्या है? पिछली बार हम तीनों भाई मिलकर भी पार नहीं पा सके और करीब 2.5 लाख परवल बेल पर ही पक गए, बिल्कुल बर्बाद हो गए। अब पका हुआ परवल तो बाजार नहीं भेजा जा सकता, उसे कौन खरीदेगा? बड़े मामा ने ठंडी आह भरी कि फिर भी हम सब ने 10-10 लाख परवल तो तोड़े ही थे। मंझले मामा ने दिलासा दिया कि चलो अब की बार नुकसान का डर नहीं है, क्योंकि भांजा आ गया है और बढ़ा हुआ हिस्सा अब यही तोड़ेगा। छोटे मामा बोले कि और इस बार तो फसल भी 1.5 गुना हुई है। वो तो ये कर लेगा, जवान लड़का है और अगर जी जान से लग जाए तो हम सबसे डबल परवल तोड़ सकता है। क्यों नहीं कर पाएगा? बड़े मामा ने मेरी पीठ ठोंकी। इस भारी प्रोत्साहन का धक्का संभालते हुए मैंने दबी आवाज में पूछा कि परवल तोड़ने का सीजन कब आता है? छोटे मामा बोले कि बस 7 दिन बाद से ही परवल तोड़ने की बारी शुरू होगी। 14 मील चलकर और लड़खड़ाते हुए घर लौटा। लौटते ही जब अपनी डिजिटलिस की खोज की तो देखा कि तीनों बोतलें साफ हैं। मैंने गिद्धौर से पूछा कि क्या हुआ? वो बोला कि उन दोनों ने पी लिया। भटूरी दास ने विरोध किया कि नहीं जी, इसने भी पिया है और आपकी विजिलेंस इसने भी खाई है। सिर्फ दवाई नहीं खाई बल्कि मुझे भी खा गए। मैं अपना सिर पकड़कर बैठ गया कि इतनी भारी मेहनत के बाद अब हार्ट फेल से खुद को कैसे बचाऊं, अपनी रक्षा कैसे करूं। आखिर गजेन डॉक्टर को चिट्ठी लिखने बैठा। कल से आने तक का पूरा इतिहास विस्तार से लिखकर आखिर में बताया कि डिजिटलिस खत्म हो गई है और अच्छा ही हुआ, क्योंकि अब मेरे जीने की कोई तमन्ना नहीं है। जीने के लिए मुझे परवल तोड़ने पड़ेंगे और वो भी 1-2 नहीं बल्कि 3.5 लाख और शायद उससे भी ज्यादा। मुझे ये काम करना होगा। चिट्ठी मिलते ही ऐसी कोई दवा भेजिए जिससे मुझे इस परवल तोड़ने की आफत से छुटकारा मिल जाए और साथ ही मेरा हार्ट फेल हो जाए। अब तक जितनी कड़ी मेहनत हुई है उसमें भी जब ये मेरा डायलेटेड हार्ट फेल नहीं हुआ तो अब मैंने इससे उम्मीद ही छोड़ दी है। इसके भरोसे नहीं बैठा जा सकता। 3.5 लाख परवल तोड़ना मेरे बस की बात नहीं है। उससे अच्छा मैं एक बार में ही परवल उठा लेना चाहता हूं, वो भी परवल का सीजन आने से काफी पहले। जब न मरने की उम्मीद है और न ही जीने का भरोसा तो इस जीवन का क्या फायदा? इति मरणशील या जीवनशील विनीत इत्यादि। 1 हफ्ता गुजर गया और फिर 2 हफ्ते बीत गए पर डॉक्टर का कोई जवाब नहीं आया और न ही दवा भेजने का नाम लिया। कल सुबह से परवल पुराण शुरू होने वाला है, ये सोचकर अभी से मेरा दिल धड़कने लगा है। मैंने सोच लिया है कि जैसे ही मामा लोग रात को रामलीला देखने जाएंगे मैं उसी मौके का फायदा उठाकर कोलकाता वाली गाड़ी पकड़ लूंगा। कोलकाता पहुंचते ही सीधे गजेन डॉक्टर के पास भागा। वहां जाकर देखा कि कंपाउंडर लोग गाल पर हाथ धरे बैठे हैं और एक भी मरीज नहीं है। मैंने पूछा कि गजेन बाबू आज नहीं आए क्या और वे कहाँ हैं? 2-3 बार पूछने के बाद उंगली के इशारे से जवाब मिला, ओ तो वे इस घर की 3री मंजिल पर गए हैं क्या मरीज देखने? जवाब आया कि नहीं, मरीज देखने नहीं बल्कि और ऊपर मतलब क्या घर की छत पर गए हैं। मैं हैरान रह गया कि क्या वे पतंग उड़ा रहे हैं। जवाब मिला कि नहीं जी, उससे भी ऊपर, छत से भी ऊपर। तो क्या वे हवाई जहाज से आसमान में उड़ रहे हैं? डॉक्टर आदमी को ये कैसी बीमारी लग गई? मैं हैरानी के मारे बेचैन हो उठा कि तभी छोटे कंपाउंडर ने बड़ी गंभीरता से पर संक्षेप में बताया कि वे गुजर गए हैं। गुजर गए? ये कैसे हो सकता है भाई? 10 दिनों के अंदर ये 3री बार था जब मेरी सिट्टिपिट्टी गुम हुई और लगा कि बस अब हार्ट फेल हुआ। बूढ़ा कंपाउंडर बोला कि क्या बताओ साहब, एक चिट्ठी आई थी, एक बेहद मनहूस चिट्ठी, डाल्टनगंज से आई थी। पता नहीं अश्विनी की थी या भरणी की। बस उसी को पढ़ते पढ़ते डॉक्टर साहब की आंखें पथरा गई। 2-3 बार बस यही बोले कि क्या अनर्थ हो गया, क्या गजब हो गया। उसके बाद फिर कुछ नहीं कहा और उनका हार्ट फेल हो गया। अपने इलाके में इंसान जितना गुमनाम रहे उतना ही अच्छा है। इसीलिए गजेन डॉक्टर के पास मैंने खुद को अश्विनी बताया था।
आज उस फर्जी नाम का मुखौटा उतारने की जरूरत नहीं समझी और अपनी पहचान बताए बिना ही चुपचाप घर लौट आया। एक बार मन में आया कि कह दूं कि उस नाजुक वक्त में डॉक्टर साहब को एक डोज डिजिटलिस दे देनी चाहिए थी, पर अब ये सब कहकर फायदा ही क्या। समाप्त।